मई के महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 38% था और वो कम होके जून के महीने में 29.4% हो गया। और इसी तरह एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023 वो 29.2% रहा। और आपको याद हो कि हम पिछले काफ़ी महीनों से ऑलमोस्ट 6 मंथ से हम ये बताते आ रहे थे कि स्टेट बैंक की असेसमेंट के मुताबिक इस साल का इन्फ्लेशन जो है, जो साल ख़त्म हुआ है 2023, उसमें 27 से 29% रहेगा। और उसी के मुताबिक इन्फ्लेशन जो पूरे साल की एवरेज है 29.2% रहा। और अगले साल के लिए भी कमेटी ने डिस्कस किया है और उसमें हमारी जो आउटलुक है फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर, क्योंकि अब नया साल शुरू हो गया है और इस नए माली साल के लिए इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन जो है वो उसको भी रिव्यू किया गया। और हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने जो फोरकास्ट की है अगले साल के लिए उसको कमेटी ने बहुत थ्रेड पे डिस्कस किया और उस डिस्कशन के बाद ने एक अगले साल के लिए रेंज भी डिसाइड कर दी है। तो अगले साल कमेटी ने जो डिसाइड किया वो इन्फ्लेशन हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो 20 से लेके 22% रहेगा, यानी 20 से 22% के दरमियान रहने की तवक्को है। और इसी तरह कमेटी ने ये भी नोट किया कि गो के लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन 29.4% था, लेकिन आने वाले महीनों के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और ये पहले हाफ में यानी जुलाई से दिसंबर का जो हाफ है इसमें थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन दूसरा हाफ जो जनवरी से जून का होगा 2024 का उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो तेज़ी से कम होगा। और अल्टीमेटली कमेटी ने ये भी असेसमेंट की कि हमारा जो टारगेट है 5 to 7% तक इस इन्फ्लेशन को लेके आने का, वो उस पर वी आर ऑन ट्रैक। और इंशाल्लाह ये जब साल 2025 ख़त्म होने से पहले यानी तीसरे और चौथे क्वार्टर ऑफ 2025 के दरमियान समेत हमारा जो मीडियम टर्म आउटलुक है इन्फ्लेशन के ऊपर 5 to 7%। सो इंशाल्लाह महंगाई जो है 5 से 7% पे आएगी माली साल 2025 के ख़त्म होने से पहले। इसके साथ साथ कमेटी ने एक्सटर्नल साइड की जो डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि IMF के साथ SLA का साइन होना और उसके नतीजे में इन्फ्लोस का आना और उसके नतीजे में स्टेट बैंक के रिजर्व्स का बेहतर होना और एक्सचेंज मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी का आना, ये सब चीज़ें भी कमेटी ने रिव्यू की और उनके लिए ये इत्मीनान का बाइस थी कि इन डेवलपमेंट के साथ इस वक्त जो है वो हमारे जो मुआशी अदाद शुमार है उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। और साथ ही जो इकनॉमिक आउटलुक है और जो ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर के लिए 2023-24 उसके ऊपर भी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशन किया। और उस डिस्कशन के बाद कमेटी ने इस असेसमेंट को इंडोर्स किया कि अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। और उसमें कुछ ज़ाहिर रिस्क्स भी हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक साइड की चीज़ें हैं जो जैसे डेवलपमेंट्स होंगी और कुछ एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि रशिया यूक्रेन वार है या जो ऑयल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं और इसके अलावा और रिलेटेड जो इकनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो कमेटी ने फील किया कि ये ग्रोथ जो है हमारे ख्याल में 2 से 3% के दरमियान अगले साल रहेगी। और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कमेटी ने रिव्यू किया और उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी रिव्यू किया। सो ओवरऑल जो कमेटी का कंक्लूजन है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज जो शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो असेसमेंट है उसमें ये भी देखते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे रहेंगे। सो कमेटी ने ये असेस भी किया कि इस लेवल के ऊपर पॉलिसी रेट को मेंटेन करने के बाद हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। सो ये ब्रीफली कमेटी की असेसमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड होंगे तो मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछें, कोई एक और अपना कमेंट जो है वो उसको महदूद रखें। सो
हम जी स्टार्ट माइक लेंगे जी नाम एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ। सर सवाल ये कि 23 जून रेगुलेशन जो थी इम्पोर्ट से मुताबिक वो विड्रॉ कर ली थी, तो क्या उसका जो इफेक्ट आना था वो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो गया है और हमारे गेंस और रिलीज हो रहे थे उसकी कुछ सूरत बता दिएगा। करंट फिस्कल ईयर्स के अंदर जो हमारा फाइनेंसिंग का गैप होगा, फाइनेंसिंग किस तरह अरेंज होगी बता दें। माइक चेंज जी और ये सर मेरा नाम शहरियार है, मैं दुनिया टेलीविज़न से हूँ। सर आपने अभी कहा कि अगले माली साल में यानी कि नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर शुरू होगा उसमें जो ग्रोथ है वो 2 to 3% तक रहने की तवक्को है। तो क्योंकि आप लोगों की पूरी मईशत पे बहुत गहरी नज़र होती है, तो आप क्या समझते हैं कि आने 5 to 6 या 7% की ग्रोथ पाकिस्तान किस फिस्कल ईयर में जाके ले अचीव कर सकता है? और ये जो अभी करंट हमारी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है जो काफ़ी कठिन है, ये कितने साल मजीद प्रोलॉन्ग रह सकती है? जवाब दें फिर उसके बाद वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड था। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने ऑलरेडी जो है वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सारी वो विड्रा कर ली हैं। 23 जून को हमने सर्कुलर इशू किया था जो इंपोर्ट्स के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी और जिसमें पहले शुरू में अब स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल की बात की हुई थी जो कि मई 2022 के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया था और फिर जुलाई 2022 के अंदर उसमें कुछ फर्दर चीज़ें थी। वो अप टू दिसंबर जो है वो उसमें स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट थी दिसंबर 2022। फिर हमने अर्ली जनवरी 2023 के अंदर उन इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज किया था और उसमें हमने कहा था बैंक्स के लिए गाइडेंस दी थी और उस गाइडेंस के मुताबिक बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स को जो है वो ज़्यादा फोकस करना था और जिसमें कि ऑयल रिलेटेड फ्यूल रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं या उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें थी। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल था, फूड रिलेटेड आइटम से। सो इनके ऊपर बैंक्स ने ज़्यादा फोकस करना था और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों की इंपोर्ट्स करनी थी। तो हमने उसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अंदर कैटेगराइज कर दिया था। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनवरी 2023 से जून 2023 तक जो है वो कंटिन्यू की और 23 जून को, जैसे आपने कहा 23 जून को हमने एक सर्कुलर इशू किया जिसके तहत हमने ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो विड्रा कर ली। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारी इससे रिलेटेड जो और इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थी कि कोई भी एलसी अगर ओपन होती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड था कि बैंक्स के पास इंपोर्टर जो है वो मार्जिन रिक्वायरेगा और वो मार्जिन जो है वो 100% तक भी था काफ़ी सारे आइटम्स के अंदर। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमने पहले ही विड्रा कर ली थी। तो इन अदर वर्ड्स इस वक्त इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी वो स्टेट बैंक ने विड्रा कर ली है। नाउ इट इज़ बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। कस्टमर बैंक के पास जाता है और बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट देता है और कस्टमर के लिए वो रिस्क अगर एक्सेप्टेबल, बैंक के लिए अगर वो कस्टमर एक्सेप्टेबल रिस्क है और बैंक उसके कस्टमर के ऊपर एक्सपोजर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसमें स्टेट बैंक से कोई फर्दर कंसल्टेशन नहीं रिक्वायर्ड। उसमें बैंक अपनी पोजीशन देखेगा, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को देखेगा, अपना रिस्क एपिटाइट देखेगा और उस एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अभी कितना एक्सपोजर उसने ऑलरेडी लिया हुआ है उसको देखेगा और फिर उसकी लाइट में बैंक ये फैसला कर सकता है कि वो कस्टमर को उसने ये फर्दर फैसिलिटेशन अलाउ करनी है या नहीं करनी। तो इन केस एक बैंक नहीं करता तो कस्टमर दूसरे बैंक के पास भी जा सकता है। तो लेकिन जहाँ तक स्टेट बैंक का सवाल है तो स्टेट बैंक ने इंपोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो सारी विड्रा कर ली। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था एफएक्स रिजर्व से रिलेटेड, तो आपको याद है कि हमारे पास जुलाई के महीने में पोस्ट एसएलए एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी सारे इन्फ्लोज आए। हमारे रिजर्व जो 4.5 बिलियन पे थे शुरू में, जुलाई के शुरू में, तो वो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है और 4.2 बिलियन के जो एडिशनल इन्फ्लोज हमारे पास आए हैं जिसमें 1.2 बिलियन जो हमारे पास आईएमएफ से जो ट्रांच आई थी, इसके अलावा 2 बिलियन जो है
वो हमारे पास एक बायलैटरल फ्रेंडली कंट्री से आया और 1 बिलियन एक दूसरे कंट्री से आया, तो टोटल 4.2 बिलियन के हमारे पास एडिशनल इनफ्लोज आए हैं, और जिसके बाद हमारे रिजर्व्स जो है वो 8.7 बिलियन पे चले गए थे। तो उसके साथ साथ हमारी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स जो ड्यू हो रही थी वो भी हम उनको डेट सर्विसिंग भी करते रहे। आपको पता है कि काफ़ी सारा हमारा डेट जो है वो जुलाई में ड्यू था, तो उस डेट को भी हमने पूरा रीपे किया है, और उसमें टोटल कोई अराउंड 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग हमने जुलाई के महीने में की है, जिसमें के 300 मिलियन के करीब प्रिंसिपल था और 1.5 बिलियन के करीब जो है वो 300 मिलियन इंटरेस्ट था और 1.5 बिलियन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो टोटल 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग की है जुलाई में। तो इस डेट सर्विसिंग के बावजूद हमारे रिजर्व्स में इस वक्त जो डिक्लाइन आया वो 500 मिलियन का है। तो इस वक्त हमारे पास 8.2 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने सारी अपनी जो 1.8 के करीब जो जुलाई की डेट सर्विसिंग करनी थी वो सारे के सारे उस डेट को हमने सेटल कर लिया। सो गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे रिजर्व्स में आपको पता है कि इट विल डिपेंड ऑन द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आउटफ्लोज हमें पहले से पता है कि हमारे पास जो रीपेमेंट्स आनी है और उनको हमने सर्विस करना है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रोल ओवर हो जाएंगे, कुछ जो है वो मेरी पे कर दें। साथ साथ हमने इनफ्लोज के मुख्तलिफ सोर्सेज भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इंटीमेट किए हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ इन कोऑर्डिनेशन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ जहाँ से इनफ्लोज आने हैं और उनको एक्सपीडाइट कर रहे हैं। सो उन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अकाउंट फॉर करने के बाद हमारे रिजर्व्स में इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो हमारा ख्याल ये है कि दिसंबर में हमारे रिजर्व्स इससे बेहतर होंगे और जून में उससे बेहतर होंगे। सो ये हम सारी डेट सर्विसिंग भी साथ साथ जो है वो ऑन टाइम करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था ग्रोथ के ऊपर, तो हमारा ग्रोथ जो है वो ये कमेटी की असेसमेंट है, स्टेट बैंक की ऑब्वियसली टीम ने सारा उनको इनपुट दिया, डाटा प्रोवाइड किया, तो उसमें 2 to 3% की ग्रोथ फोरकास्ट की गई है और नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा। और उससे आगे डिपेंड करता है कि कैसी हमारी जो है वो इकोनॉमिक साइड की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सटर्नल साइड के जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको सक्सेसफुली पूरी तरह मैनेज करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आती है, तो ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो ना सिर्फ कंटिन्यू रहेगा बल्कि इसमें इजाफा होगा। और हमारा यही फोकस है कि हम अपने ग्रोथ को जो है वो मेंटेन रखें और उसमें इजाफा करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इनफ्लोज आउटफ्लोज और एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स को भी देखना है। साथ साथ इन्फ्लेशन जो हमारा इस वक्त जो आपको पता है कि पहले तो रिसेंटली बहुत हाई लेवल पे था, अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो इसमें भी हमें इसके ऊपर भी फोकस रखना है ताकि ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो। हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि ग्रोथ का लेवल जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि पास्ट में जैसे हम 1-2 साल बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं फिर उसके बाद बहुत स्लो डाउन आ जाता है और हमारी इकानमी इतनी हीट अप होती है कि हमें फिर जो है उसको स्लो करने के लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी हो, उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको हम बरकरार रखें और उसके लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो हम मॉनेटरी पॉलिसी साइड से अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो लें, फिजिकल साइड से रिक्वायर्ड हैं तो वो लें, ताकि हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रह सके। हाँ जी, काशिफ एंड देन साहब ये बताइएगा कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ डिस्कशन हुआ था कुछ बैंक्स के हवाले से कि डॉलर मैनिपुलेशन के। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब आपने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म कर दी गई है, अभी कस्टमर और बैंक के दरमियान मामला हैं। तो जिन बैंकों पर स्टेट बैंक पहले कुछ नहीं कर सकी उनको आपने इतना बाख्तियार कर दिया है कि जो बिजनेसमैन है वो धक्के खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, चाहे वो फेडरेशन हो, चैम्बर हो या बड़े बिजनेसमैन हो, वो इस बात पर रो रहे होते हैं कि उनको जो है वो चीज़ें नहीं क्लियर होती है इंपोर्ट के हवाले से। जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं उनके हवाले से जो है वो सूरत उनकी बेहतर हो जाती है। साथ में ये बता दीजिए कि अब हुकूमत जाने वाली है, IMF के साथ मुआहदे में महंगाई के हवाले से बताया गया था कि IMF भी चाहता है कि जो शरह सूद बढ़ेगी, आवाज़ इसमें सर आगे नहीं है। तो क्या ये हुकूमत ने आज जाते हुए जो है वो जान छुड़ाने वाला काम किया है कि स्टेट बैंक को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बढ़ानी पड़ी है? ये कोई पॉलिटिकल फैसला है? क्योंकि सब तो बाहर उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि आज भी शरह सूद में इजाफा होगा। जी मेट्रोन टीवी चैनल सर, एक बात बताइए कि ये जो डॉलर्स के रेट्स के थे कि आपने पहले भी कहा था कि ओपन मार्केट इंटरबैंक में 1.25% का जो है डिफरेंस होगा,
लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इंटर बैंक में जो और ओपन मार्केट में डॉलर में जो फर्क आ रहा है वो तकरीबन 4 से 5 या 3 से 4 रुपए का फर्क आ रहा है। इसके अलावा ये है कि ये जो आपने फैसला किया है कि मनी एक्सचेंजेस से कि आपने निजी मनी एक्सचेंजेस को ये इजाज़त दी है कि वो दुबई से जो है वो या बाहर से जो है वो डॉलर को जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि इससे क्या पाकिस्तान की अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज में इसमें जो है वो कोई स्टेबिलिटी आएगी, या फिर ये कि ये भी कोई सट्टे वाली कहानी होगी कि 1 साल के बाद पता चलेगा जनाब उसने ये फायदा उठा लिया और फलाने ये फायदा उठा लिया, एक इंक्वायरी कमेटी बनाओ और देखो किसने कितने डॉलर मंगाए? ये क्या है सूरत हाल है ये? और दूसरी बात सर एक होता है कि हमें तो मुस्लिम मुल्क में शर्म आनी चाहिए कि हम सूद पे बात करते हैं कि कितने फीसद सूद पड़ेगा और कितने फीसद सूद नीचे आएगा, शर्म का मकान हमारे लिए। लेकिन बात वो ये है कि क्या स्टेट बैंक ने एक वक्त स्टेटमेंट दिया था कि बिला सूदी जो मईशत है उसकी जानिब हम क्या बढ़ेंगे, या उस पर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? थैंक यू। नहीं बस मेरा सो इस पे मैं एक एक करके ज़रा बताता हूँ। पहले जो डॉलर से रिलेटेड जो रेट से रिलेटेड और इम्पोर्टर से प्रॉब्लम्स, सो देखिए पहले इसके एक तो बात ये बहुत क्लियर है कि बैंक जो है वो अपनी मार्केट पोजीशन को देखते हुए कस्टमर को चार्ज करते हैं। ये नहीं होता कि कस्टमर को बिल्कुल जो है छोड़ दिया जाए, तो उसके अंदर एक रीजनेबल उनको जो है वो स्प्रेड जो है वो मेंटेन करना होता है, और उसी के ऊपर हमारा फोकस है। बैंक्स के साथ जो हम डिस्कशंस भी करते रहते हैं कि उनका, क्योंकि बैंक जो है वो रिस्क ले रहा होता है और इस रिस्क का एक उनको जो है वो प्रीमियम चार्ज करना होता है, बट वो प्रीमियम मार्केट नॉर्म के मुताबिक होना चाहिए, विद इन रीजनेबल रहना चाहिए। तो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट का मतलब ही ये है कि जो चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही हो मार्केट से अलाइन हो, कोई आउट ऑफ द मार्केट बहुत चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो इसका मतलब है कि उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट है और वो उसको हम फिर जो है वो नहीं होने देंगे। लेकिन अगर मार्केट नाम के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं तो देन ये इससे बेसिकली ये मार्केट जो डेवलपमेंट्स उसी को अकाउंट फॉर करते हुए वो चीज़ों को आगे बैंक लेके चलते हैं। जो पॉलिसी रेट की बात है तो देखें जो IMF रिलेटेड बात की गई है, तो IMF ने किसी जगह पे ये नहीं कहा हुआ कि पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है वो अग्रेसिव रहेगा और हम अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को मेंटेन करके चलेंगे। और इसीलिए अगर आप देखें कि हमारी जो इस वक्त जो पॉलिसी रेट है, हम उसको जब उसकी असेसमेंट करते हैं और उसकी फ्यूचर डायरेक्शन को डिसाइड करती है कमेटी, तो उसमें वो ये देखती है कि फ्यूचर जो है वो मार्केट की डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं और उसके साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है। और ये एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है जिसमें कि हम एक्सटर्नल सेक्टर के रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो है उसको भी देखते हैं, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसको भी देखते हैं, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कंज्यूमर्स हमारे और बिजनेसेस जो है वो क्या सोचते हैं उसको भी देखते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद मॉनेटरी स्टांस जो है वो कमेटी उसके ऊपर फैसला करती है। और आज की मीटिंग में कमेटी ने ये सब चीज़ें रिव्यू की और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि फ़िलहाल जो हमारा मॉनेटरी स्टांस है और एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी रेट है वो अलाइंड है विद द मार्केट फंडामेंटल्स, और हमारा स्टांस इस रेट पे ऊपर भी अग्रेसिव मॉनेटरी स्टांस है। अगर हम उसको कट करने की बात करते हैं तो वो शायद लूजनिंग ऑफ मॉनेटरी स्टांस होता है, बट क्योंकि हमने मेंटेन किया हुआ है और इट इज़ ऑलरेडी एट ए वेरी हाई लेवल ऑफ 22%, और उसमें सब